अस्सलाम वालेकुम जी। खुरम हेयर। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वेबिनार के साथ हाजिर हैं। अपने बल पे, जो आप सब जानते हैं कि एक यूथ के लिए एक इनिशिएटिव है इसके डेवलपमेंट का। और आज माशाल्लाह हमारा जी 26th वेबिनार है। आज हमारा 26 वेबिनार है। और इस दफा हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो चूज किया है। और ढाई लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एआई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम नाम सुनते हैं। हम बहुत दफा जो है सबको एआई का नाम सुन रहे होते हैं। एक जमाने में एक तो बड़ा एक वो नाम था, बट अब जो है वो आपके मोबाइल पे भी ऐड आ रहे होते हैं कि आप अपने एआई को आप यूज कर सकते हैं। उसी हवाले से, खासतौर पर अपने यूथ को अवेयरनेस के हवाले से, आज हमने इस वेबिनार का इनेकाद किया है। और इंतहाई दो लर्नेड स्पीकर्स हमारे पास साथ मौजूद हैं। पहले मैं उनका तारुफ कराता हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे वेबिनार की तरफ। हमारे पहले स्पीकर हैं डॉक्टर उमर रफीक साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर कस्ट इस्लामाबाद, जो कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। डॉक्टर उमर ने अपनी पीएचडी 2013 में नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर से किया। और उसके अलावा उनके जो एरिया है, कॉमन सेंस रीजनिंग, गोल अडॉप्शन, गोल जनरेशन, ऑटोनमस इंटेलिजेंस एजेंट्स, और इसमें बहुत डॉक्टर साहब की रिसर्च है। डॉक्टर रफीक ने जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स एनबीयू यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया में भी काम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। उसके बाद उन्होंने टीम लीड की फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और डॉक्टर साहब का बहुत एक्सपीरियंस है, डॉक्टर साहब पढ़ाते भी हैं। और आप आज जितने स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं हमारी, उनको डॉक्टर साहब के जबानी पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे यूज करते हैं। सेकेंड स्पीकर के मैं तारुफ कराऊं, डॉक्टर शमाइल दाऊद। डॉक्टर शमाइल इज अ मेडिकल मेडिसिन प्रोफेशनल, और बट ही इज एन एंटरप्रेन्योर। मतलब इसको इज अ मेडिसिन प्रोफेशनल, बट वो एंटरप्रेन्योर हैं। सीनियर हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, मरियम मेमोरियम हॉस्पिटल के सीईओ हैं। इज अ प्रोमिनेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर एंड thought leader in Pakistan health industry. He co-founded Mariam Hospital, a distinguished private hospital in Rawalpindi. Is also involved in ESK development. हमारे डायरेक्टर भी हैं ESK डेवलपमेंट के, और इन्फिनियन हेल्थ केयर। तो आज का टॉपिक जनाब अली बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम थोड़ा सा चाहेंगे डॉक्टर उमर आपसे स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा सा हाईलाइट जी। दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारी यूथ को, इसलिए कि जो आज हमारे ऑडियंस है अपने बल पे ज्यादातर यूथ है, इसलिए कि अपने बल पे एक सो राइट। इनिशिएटिव है, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस दें। उसके बाद फिर हम डिटेल टॉपिक पे आते हैं कि एआई है क्या। देखिए, एआई इन जनरल अगर हम बात करें तो एआई का कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी फील्ड्स के मुकाबले में रादर न्यू है। 1950s में जो है वो एक्चुअली अगर हम बात करें तो एआई की टर्म स्टार्ट होना यूज़ होना स्टार्ट हुई। और विद टाइम अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन एआई में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं दे आर एस्टॉनिशिंग। और पिछले 10 से 15 सालों में हमारे पास एआई जो है वो शायद जितनी भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनमें किसी ना किसी शक्ल में एआई जो है वो मौजूद है। हम फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एआई यूज़ करते हुए हमारे इमेजेस को एनहांस कर रहा है, या हम अगर गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी किसी न किसी शक्ल में एआई को यूज़ कर रहा है। तो अब एआई हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो शामिल हो चुकी है। और हम चूँकि ज़्यादातर लोग स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो हम किसी न किसी शक्ल में इससे अवेयर हैं। और अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन से लिंक के साथ, तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती हैं, ऑफ कोर्स उनके प्रॉस भी होते हैं, उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो आज के पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो हम बात करना चाह रहे हैं कि एआई हमारी एजुकेशन में कैसे जो है हम इसको अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मॉडर्न टाइम्स में एक ये बहुत सीरियस कंसर्न है, एजुकेटर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि एआई ने चीज़ों को काफ़ी चेंज कर दिया। मैं थोड़ा-सा डिटेल में बाद में इसमें डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है जो कि हम जिसकी वज़ह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, और हम उसको कैसे जो है वो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, या कैसे हम अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स से बहुत ज़्यादा मुतासर हों। तो इन जनरल ये इतना सीरियस इशू है कि इवन जो चैट जीपीटी के क्रिएटर्स हैं ओपन एआई, उन्होंने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि वो एक स्पेशल टीम बनाने जा रहे हैं इस पर्पस के लिए, ताकि वो ये एक्सप्लोर कर सकें कि एआई को एजुकेशन के साथ हम कैसे लेके चल सकते हैं। क्योंकि देयर आर लाइक टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक का ख्याल है कि एआई जो है वो डिजास्ट्रस है, ये हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी लर्निंग के लिए। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, हम इसको किसी न किसी शक्ल में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों
एस्पेक्ट्स पे थोड़ी-सी रोशनी डालें और ये डिस्कस करें कि हम कैसे इसको जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि ये कि हम इससे जो है वो अपनी अर्निंग को अफ़ेक्ट करना शुरू कर दें। जरूर। चलिए हम डॉक्टर शुमाइल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि एआई इस जैसे डॉक्टर उमर ने बताया कि पार्ट ऑफ लाइफ है हम लोगों के उसमें, बट अब जो है एआई बड़ा एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, एज ए फोकस उसके ऊपर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसको उसका नाम लिया जा रहा है। आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तो आप बताएं कि किस एआई एक्चुअली क्या है, इसलिए कि बहुत सारे हो सकते हैं यूथ को एग्जैक्ट पता भी ना हो कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या चीज एक जो है बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा जिसे कहते हैं बर्निंग टॉपिक है ये। जिस तरह डॉक्टर उमर साहब बता रहे थे, डेफिनेटली एआई का इस्तेमाल हमारे तमाम स्मार्ट डिवाइसेस में था, और खास तौर पे अभी चंद सालों में गूगल की एंड्रॉयड डिवाइसेस में और हमारे एप्पल की डिवाइसेस में, आईओएस में, हमने देखा कि हम इमेजेस जब सर्च करते हैं तो वो हमें कैटेगराइज करने में, ढूंढने में मदद कर देता है, हमारे चेहरों को मिला देता है। इस तरह की बैक एंड के ऊपर छोटे छोटे लेवल पे इंटेलिजेंस की सॉफ्टवेयर में, यानी कोडिंग ऐसे लिखी जा रही थी कि वो बैक एंड पे काम करता था, आपके इमेजेस को मर्ज कर देता था, जो आप तस्वीर खींचते थे, और उनको उनमें से बेहतरीन इमेज को सामने उभार के ले आता था। इस तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन जब जैसे ही ये चैट जीपीटी और ये एक प्लेथोरा खुला है, जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये ओपन अप हुआ है, कि इससे इसकी जो यूटिलाइजेशन और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो तो एंडलेस है। तो जहां पर ये चैलेंज है वहां पर नए नए एवेन्यूज में, उसकी पहले पॉजिटिविटी वाली साइड पे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे ये लग रहा है हम आम जिंदगी में प्रोफेशनली, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स से हों, चाहे हम टेक्नोलॉजी से हों, ऑफिस से हों, किसी भी इंडस्ट्री से हों, तो डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग से लेके ऑफिस वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो सारा लेबोरियस काम है, वो काम जो है वो ऑटोमेशन के जरिए, टूल्स के जरिए आसान हो गया है, कि जिसमें आप कोलेट कर सकते हैं डेटा को, एनालाइज कर सकते हैं रैपिडली, बहुत कम वक्त में। तो जो लोगों के जो टास्क थे, जो लेबोरियस थे, बोरिंग थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, वो काफी हद तक खत्म हो गए। लेकिन जाहिरी बात है, इसके साथ साथ एकदम जहाँ पर वो ब्रेन वर्क आया है, तो वो एक्साइटमेंट भी आ गई है कि स्टूडेंट्स के ये तो बड़ा अच्छा हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बॉट है, जो रोबोट है, जो टेक्स्ट को एनालाइज करके, रिपोर्ट को प्रेसी की सूरत में समराइज करके हमारे सामने एनालिसिस पेश कर सकता है, तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। तो वो जो है वो उसकी डाउन साइड है, जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जो कि खतरनाक है, या इस वक्त इसलिए खतरनाक है कि शायद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तैयार नहीं थी मेंटली, क्योंकि ये इतनी तेजी से ये एक सुनामी ऑफ चेंज आया है कि लोग तैयार नहीं थे, एजुकेशनिस्ट तैयार नहीं थे, जो एजुकेशन इंडस्ट्री तैयार नहीं थी, और उनको बाय सरप्राइज इसने आ लिया है। और अब वो इसके बारे में रूल्स, रेगुलेशंस, बाउंड्रीज तय कर रही है, और बहुत तेजी से एआई के अंदर जहां पर इसकी मिस यूज है, वहां पर इसकी बाउंड्रीज भी तय हो रही हैं कि किस तरह से इसको यूज करना है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक एक पार्ट एंड पार्सल होगा एजुकेशन का। और ये जो इस वक्त एम्बिग्विटी है, जो ये अनसर्टेनिटी है, ये खत्म भी हो जाएगी, और जो मिसयूज है, इसके टूल्स इसी की मदद से जो है वो आ भी रहे हैं और आएंगे भी। तो दैट्स काइंड ऑफ जस्ट इन द क्रक्स ऑफ इट, लेकिन विल गो फर्दर जैसे जैसे आप आगे चलाते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बहुत एक बड़ा फ्रेंकली डिलेमा है। मैं भी पिछले दिनों कराची में था, तो किसी साहब के पास बैठा था, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का जो है नौकरी छोड़ रहा है। मैं कहा, जी खैरियत? उसने कहा कि ये ना वो कंटेंट राइटर बन गया है। मैं कहा भाई, तो कंटेंट राइटर कैसे बन गए? इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट। तो उसने कहा मैं बुलाता हूँ। उसने कहा कि जी मैं असाइनमेंट्स लेता हूँ, चैट जीपीटी से करता हूँ, आगे भेज देता हूँ, बिकॉज उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हो। मैंने कहा सर वो क्या हो? तो चले आगे चलते हैं। हाउ यू शुड एंड शुडंट यूज चैट जीपीटी एज अ स्टूडेंट। इसलिए एआई जैसे आता है, सबसे ज्यादा जो एआई को पॉपुलैरिटी मिली वो चैट जीपीटी की वजह से मिली। एकदम चैट जीपीटी आया और
उस दिन मेरे साथ एक कॉलीग थे, उनसे कोई मैंने चीज पूछी, उन्होंने खट खट बताया कि ये है। मैंने कहा क्या, ये क्या चीज है? उन्होंने कहा जी मैंने चैट जीपीटी से फौरी तौर पे इसका रिप्लाई लिया। हम उसका रिप्लाई और तरीके से भी ले सकते थे। तो इसमें थोड़ा सा डॉक्टर उमर आपकी तरफ आते हैं कि हाउ यू शुड और शुडंट यूज चैट जीपीटी एज अ स्टूडेंट। हम प्योरली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसलिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें गलत अजम्पशंस की वजह से जो वो नेगेटिव उसका रिजल्ट भी आ सकता है। इसके ऊपर प्लीज इस पर्टिकुलर उस पे करेंगे एज अ स्टूडेंट हम यूज करें, करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए इस चैट जीपीटी जी विच इज एन बिल्कुल। एआई टूल। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा एलाबोरेट करने की ज़रूरत है कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली है क्या, एआई की डोमेन में ये कहाँ पे सिट करता है। और हम एआई की टर्म बहुत डिफरेंट किस्म के डोमेन्स में सुनते हैं, तो पर्टिकुलरली चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी जो है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड चैटबॉट है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन इन शॉर्ट ये कि आप एक एआई का मॉडल प्रिपेयर करते हैं बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डाटा, और डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट चीज़ें लर्न कर सकते हैं। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है इट्स काइंड ऑफ इट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ बीन ट्रेन्ड on a large amount of data in a particular language. लेट्स से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में विकिपीडिया आर्टिकल्स हैं, वेब पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो उन्होंने कुछ डाटा जो है वो सिलेक्ट किया विच वुड बी इन टेराबाइट्स, और उसको यूज करते हुए इन्होंने इस लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया। चैट जीपीटी उसको यूज करते हुए आपको एक चैट बॉट प्रोवाइड करता है जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब इसके लैंग्वेज मॉडल की और भी यूजेज हैं, लेकिन जो चैट जीपीटी है ये सिर्फ आपके लिए एक चैट बॉट है। अब जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करें या आप इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है तो आपको लगेगा कि जैसे मैजिक हो रहा है, आपने इसके कुछ भी लिखा और इसने आपको जो है उसका ठक से जवाब दे दिया। आपने इसको पोएम लिखने को कहा, इसने पोएम लिख दी। आपने इसको एक पैराग्राफ लिखने को कहा डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में, तो इसने डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में आपको पैराग्राफ लिख के दे दिया। तो इनिशियली जब जब आप इसको यूज करना शुरू करेंगे तो इट वुड बी लाइक के ये कोई बहुत अमेजिंग चीज है और ये सब कुछ कर सकती है, इट सीम्स टू नो अ लॉट। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ये एक्चुअली कर क्या रहा है। एक्चुअली ये कर ये रहा है कि जो इसकी जो ट्रेनिंग है उसकी बेसिस पे इसने वर्ड्स को प्रिडिक्ट करना सीखा हुआ। तो अगर आप इसको एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स देते हैं, कोई एक सेंटेंस, कोई पार्शियल सेंटेंस जो है वो आप इसको देते हैं, तो इसने ये लर्न किया हुआ है कि इस लास्ट वाले वर्ड के बाद कौन सा वर्ड जो है वो मोस्ट लाइकली आएगा बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग डाटा, और वो वाला वर्ड ये आपको प्रोड्यूस कर देगा। जब वो वाला वर्ड प्रोड्यूस हो गया तो अब उस सेंटेंस में एक और वर्ड का एडिशन हो गया, उसकी वजह से अब ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा एंड सो ऑन। तो ये वर्ड बाय वर्ड प्रिडिक्ट करते हुए आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट करता जाएगा। अब जब ये चीज ऐसे कर रहा है और हम इसको एज अ लेमन यूज कर रहे हैं तो हमें तो लगेगा कि जैसे ये इसने कुछ बहुत जबरदस्त चीज जो है वो प्रोड्यूस कर दी है, लेकिन इन एसेंस इट डजंट नो एनीथिंग। It just learns to generate text based on statistical likelihood कि next word जो है वो मैंने कौन सा predict करना है, और उसको ये फिर एक सीक्वेंस में जोड़ता जा रहा। तो ये एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें किसी चीज को समझ रहा है तो ये उसको इसको पता है कि ये क्या कह रहा है, इसको नहीं पता। ये सिर्फ अपने जो ट्रेनिंग है उसकी बेसिस पे वर्ड्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। अब जब ये काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, डिफरेंट स्टाइल्स को कॉपी कर सकता है, डिफरेंट जो है वो आपको टेक्स्ट को समराइज करके दे सकता है, नई चीज़ों को जनरेट करके दे सकता है। तो एज अ स्टूडेंट हमारे पास फिर जो जो पहले, अगर हम मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो कि शॉर्टकट ढूंढ रहे थे पहले और वो को खुद से अपना ये टास्क नहीं करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते थे, तो उनके लिए उनको किसी से पूछना पड़ता था, किसी से कॉपी करनी पड़ती थी। टीचर्स के लिए आसान था, उन्होंने सिर्फ क्लास की असाइनमेंट्स को मैच करना होता था एक दूसरे के साथ, उनको पता चल जाता था कि जो है वो किसने कॉपी किया किसने नहीं किया। वेब के आने के बाद ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो गई, लेकिन प्लेजरिज्म डिटेक्टर आ गए और स्टिल आप यू कुड आइडेंटिफाई के स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ से, उनका सोर्स क्या है। लेकिन चैट जीपीटी टाइप सॉल्यूशंस के बाद अब ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। सो डिफरेंट फील्ड्स के लिए इसके डिफरेंट सिग्निफिकेंस हैं। मैं कंप्यूटर साइंसेस के बैकग्राउंड से हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंड करता हूँ।
और जो बाकी जो डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं वो उनके लिए मैं जस्ट एक ब्रीफ सा जो ओवरव्यू है वो मैं इंक्लूड करूंगा। तो इसमें फिर ये है कि अगर तो आप स्टिल शॉर्टकट लेना चाहते हैं, आप स्टिल जो है वो खुद से एफर्ट नहीं करना चाहते, तो ऑफ कोर्स ये आपको चैट जीपीटी के बाद ये काम आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो हम ये कहें कि हाउ यू शुडंट यूज चैट जीपीटी, उसका स्ट्रेट अवे आंसर यही है कि अगर तो आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, अगर आप खुद से आपकी जो ट्रेनिंग है आप वो करना चाहते हैं ताकि आप लेट्स से कोड लिख सकें, आप चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, तो फिर आपको चैट जीपीटी से दूर रहना चाहिए। और इस केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है क्योंकि ये जनरेटिव एआई है, तो ये चीज़ें जनरेट कर लेता है, ये अपने पास से जो है वो कंटेंट क्रिएट कर लेता है। सो एक आर्गुमेंट तो इस केस में ये था जो कि जनरली आपको सुनने को मिला, आपने न्यूज़ में भी शायद कभी नज़र से गुजरा हो कि गूगल वरीड है, माइक्रोसॉफ्ट वरीड है कि ये एक ऐसा सर्च इंजन बन गया है जिसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। मैं इस पर्सपेक्टिव से एग्री नहीं करता। मेरी ये राय है कि अगर आपके पास एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, अगर वो एक सर्च इंजन था तो आप उस पर जो इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं एटलीस्ट आप उसके सोर्स पे वापस जा सकते हैं। आपको किसी आर्टिकल से कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली तो उसके बाद आप उस आर्टिकल को जाके देख सकते हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ये आर्टिकल वाकई लेजिटिमेट है, क्या वो जो आउटलेट है वो लेजिटिमेट है। हमारे आज की डिस्कशन के एजेंडा में CRAAP टेस्ट का जिक्र है। एक्चुअली उसका पर्पस ये है कि आप ये देखना चाहें कि ये जो सोर्स जिसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या ये वाकई ऑथेंटिक सोर्स है और मैं इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। चैट जीपीटी के साथ आप ये नहीं कर सकते। चैट ठीक है जीपीटी डॉक्टर क्या साहब। करे, ये जी। चैट जीपीटी खुद से आपको चीज़ें जनरेट करके दे देगा। इवन इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो कुछ बार केसेस हुए, इसने अपने पास से एग्जांपल्स क्रिएट करके दे दी, लोगों ने उनको एज इट इज़ यूज़ कर लिया एंड लेटर ऑन दे गॉट इन ट्रबल कि वो चीज़ें सारी फेक थी, क्योंकि इसने अपने पास से इवन लोगों के नाम, रेफरेंसेस, जर्नल नेम्स उसने अपने पास से प्रोड्यूस करके दे दिए जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थे। डेटाबेस में जो चीजें मौजूद होंगी वो तो उसी को सीक्वेंस में करके यूज करेगा। जस्ट मैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर शुमाइल के पास जाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट, जब मैं बीकॉम कर रहा था तो छुट्टियां थी एग्जाम्स की, तो हमारे एक दोस्त था, इस्लामाबाद में हम रहते थे, तो उसने पता चला कि कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी किताब खत्म कर ली है, दो दफा रिवाइज भी कर ली। हम पागलों की तरह लगे होते थे। उसके बाद में सीए में जाना था, तो एक दफा मैं उसके पास गया और मैंने कहा, यार वाकई तुमने कर ली है किताब? तो उसने, हाँ जी बिल्कुल। मैं उसके साथ बैठ गया। अच्छा, मेरे वालिद क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे, तो थोड़ा कोचिंग घर पे मिल जाती, तो आई रियलाइज कि वो सब कुछ गलत था। तो उसने पहली दफा गलत किया था और उसने दो दफा जो रिवाइज किया था वो भी गलत ही किया था, इसलिए कि पहली दफा गलत था। एनीवे, सो थैंक यू डॉक्टर शुमाइल। इसी टॉपिक को इसलिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके इसमें अपनी वैल्यू ऐड करें कि कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, कहाँ नहीं इस्तेमाल करनी जी चाहिए। डॉक्टर उमर साहब ने बड़ा डॉक्टर ब्रीफली बताया, साहब बहुत ही डिटेल बड़ी से सही बताया बातें, आपने। जी। हाँ बड़ी सही और रेलेवेंट बातें बताई। और मैं एक कल क्या एक वाकया भी कोट करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मुझे आई वाज अ जज इन वन ऑफ द स्कूल्स फॉर यू नो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स एंड सो फॉर्थ एंड सो ऑन। उसमें इंटरेस्टिंगली हर यंगस्टर जो है उसने जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाया था वो एआई का नाम इस्तेमाल कर रहा था। उसको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ऑब्वियसली ए लेवल के स्टूडेंट्स, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि उसने एआई को इस्तेमाल करना कैसे है, लेकिन एआई वाज द बज़वर्ड। तो एक्चुअली ये है कि हाइप भी बहुत क्रिएट हो गई है और उस हाइप की वजह से लोग कुछ ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इसकी पावर्स के। सो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, बिल्कुल आपका सवाल जो था वो बड़ा ये है कि अब स्टूडेंट्स को इसको यूज करना चाहिए, बिल्कुल करें, लेकिन इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए करें, आइडियाज जनरेट करने के लिए करें, आइडियाज की वसअत पैदा करने के लिए करें, उसकी डेप्थ पैदा करने के लिए करें। जो अपना आइडिया उन्होंने सोचा है उस आइडिया को देखें कि क्या उसके और कोई जनरेट कर सकता है उससे पैरेलल या मिलते जुलते। क्योंकि उसकी वजह है कि चैट जीपीटी के बाद आपने देखा है कि बिंग ने अलग से क्रिएट कर दिया है और गूगल ने अपनी अलग से क्रिएट कर दिया। तो अभी बहुत रैपिडली इसके अंदर एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो जो डेटाबेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं और एक्सेस भी बढ़ रहा है। और उसके अंदर जो पहले कुछ रुकावट थी कि कुछ साल तक थी जब शुरू हुआ था, उसके अंदर वेरिएशंस भी आ गई हैं।
न्यू आइटरेशंस भी आ गई हैं, तो उसकी वजह से अब उसकी इन्हेंसमेंट्स भी आ रही हैं। सो डूज के अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मटेरियल्स से, और उसको एज अ टूल, एज एन अपेंडेज इस्तेमाल किया जा सकता है टू सी कि आपके जो आइडियाज हैं वो किस लेवल पे हैं, और प्रूफ रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समराइज करने के लिए किया जाता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ग्रामर ग्रामर चेक्स, इस तरह की चीजें। लेकिन प्लेजराइज करना, बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, वो गलत है कि ये पेश करना कि ये आइडिया मेरा है, ये इसी को प्लेजरिज्म कहते हैं, ये गलत है। और इसी के खिलाफ जो है, अब इसी में से टूल्स बन गए हैं जो एकेडमिक्स के जो लोग हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दोज टूल्स वो पकड़ सकते हैं कि ये फेक है या इसके अंदर रियलिटी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ये जैसे आपको पता है वायरस निकलता है और एंटी वायरस निकलता है, तो ये अब जंग चलती रही। ऑब्वियसली बात है कि असाइनमेंट्स उसके जरिए करवा लेना, बहुत से लोगों ने दिखाया भी वीडियोस बना बना के कि जी हमने ये किया और हमने ऐसे उसमें लिखवा दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं कि जिसके ऊपर आप अ, अगर आप लर्निंग करना नहीं चाहते हैं, तो आज तो आप वो ग्रेड्स ए कर भी लेंगे किसी तरह से, फर्ज करें आप बच जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके फिर वो स्टूडेंट जो जब मार्केट में जाएगा तो डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आके उसको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, क्रिटिक करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी, और उसकी बुनियाद पे डिसीजंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपकी डिसीजंस नहीं ले सकता। अगर आपकी गलत डिसीजन होगी तो वो बैकफायर कर सकती है। अगर उसकी जो मुहर्रकात हैं, उसके जो क्राइटेरिया हैं वो साउंड नहीं है, वैलिडेटेड नहीं है, तो वो बैकफायर कर सकता है। तो इस वजह से बिल्कुल जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, आपने इसमें लिखा हुआ भी था एजेंडा में कि इसमें जो क्रैप टेस्ट है कि उसमें मैं उस पर जाऊंगा इसके स्टूडेंट्स बाद, को उसके खुद ऊपर। खुद जो है उसके अंदर करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले भी इस नगर निगाह से देख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आई थिंक जो डूज एंड डोंट्स हैं टू स्टार्ट विद, ब्रॉडली स्पीकिंग, वो यही है कि आप इसको इस्तेमाल करें एज एन अपेंडेज, एज अ टूल, एज टू मेक इट बेटर, बट यू शुड नॉट प्लेजराइज। एंड जहां पर आप इसकी साइटेशन है उसको आप अच्छा, तमाम ऑडियंस आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जो जो आप क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, हमारे टीम मेंबर हैं वो उसको उन्होंने रिकॉर्ड करती जा रही हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे और अपने हम दोनों जो लर्नेड स्पीकर्स हैं उनसे पूछेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कर रहे हैं खासतौर पर यूथ के लिए, कि नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। आप काम तो चला लेंगे, मे बी आप कर लें। एक बात याद रखिएगा, किसी को हम में से याद नहीं होगा, डॉक्टर उमर पीएचडी हैं, डॉक्टर शमाइल मेडिसिन डॉक्टर हैं, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने पीएचडी भी की हुई है। हमें किसी को याद नहीं कि हमने पेपर में क्या आया था, हमारे किस पेपर में क्या आया था, बट हमें वो याद है जो हमने पढ़ा था। तो आप शॉर्टकट तो ले सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, आपका ब्रेन रिकॉर्ड नहीं करता। डॉक्टर उमर, अगला जैसे अभी आपने क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ CRAAP टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। CRAAP एक्चुअली करेंसी, रेलेवेंस, अथॉरिटी, एक्यूरेसी एंड पर्पस के लिए स्टैंड करता है। स्टूडेंट के लिए जो क्रैप टेस्ट है, क्रैप टेस्ट या CRAAP टेस्ट जो है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे भी आपने कहा, वो ये कि आप जो वो तो सीक्वेंस किसी न किसी डेटाबेस से उठा के उसको सीक्वेंस देता जाएगा, बट वो सही है नहीं गलत, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा उसको गाइड कर दें कि अगर किसी स्टूडेंट को उसको यूज करना हो तो कैसे करें। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि जब आप किसी भी सोर्स को आपको कोई इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला है और आप उसके सोर्स के पीछे जाना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई द सोर्स। आपको पता हो एटलीस्ट कि ये एटलीस्ट ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। और जैसे कि हम ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमें पता है कि ये किसी आर्टिकल में ये टेक्स्ट मेंशन था, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ था, या हमने किसी बुक का रेफरेंस हमारे पास है, हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल्स, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, कि ये आपको जो टेक्स्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, ये आपको उसका सोर्स नहीं बता रहे। उसकी ऑफ कोर्स वजह ये है कि वो टेक्स्ट उन्होंने खुद से जनरेट किया हुआ है। अब एज लॉन्ग एज कि हम अज्यूम करें कि वो चीज़ कहीं ना कहीं पे आप एग्जिस्ट करती है, और हम उसको ढूंढने की कोशिश करें, तो वो हमें नहीं मिलेगी।
एक्चुअली आई एक्चुअली ट्राइड कि हम जो है वो अगर चैट जीपीटी को चीज़ प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है तो हम इसको सर्च करने की कोशिश करें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। वो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स इसने अपनी लर्निंग की बेसिस पे इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ तरीकों से पीस टुगेदर करना सीखा। अब वो तो एक ड्रॉबैक है कि आपको सोर्स का ही नहीं पता, तो अब आप CRAAP टेस्ट है जो वो अब वैलिड नहीं रहा, क्योंकि अब आपको सोर्स का ही पता नहीं है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसने अपने पास से फेक चीजें भी जनरेट कर ली। तो वो अब आप जो है एक कुछ अर्सा पहले बहुत एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी कि न्यूयॉर्क की किसी कोर्ट में किसी एक बहुत एस्टेब्लिश लॉ फर्म ने अपने केस के लिए कुछ एग्जांपल्स जो है वो मेंशन की कि ये सिमिलर केसेस है जिनमें ये डिसीजन हुआ था, तो उसके लिए वो अपनी जो भी डिसीजन वो चाहते थे वो उसके लिए आर्ग्यू कर रहे थे। तो जब कोर्ट ने वो सारे केसेस चेक किए और उनमें जेन्युइन केस नंबर है और वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो है, जब वो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए उनको चेक किया तो वो केसेस सारे फेक थे। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उस लॉ फर्म में, जो कि बहुत एस्टेब्लिश लॉ फर्म थी, किसी ने चैट जीपीटी यूज करते हुए शॉर्टकट मारा और एज अ रिजल्ट उसने वो कुछ केसेस आइडेंटिफाई कर लिए जो कि उसके ख्याल में शायद वाकई एक्चुअल केसेस थे, जबकि वो इसने खुद से जनरेट किए थे रेफरेंसेस, वो एक्चुअल केसेस नहीं थे। सो मेरी राय में आप किसी भी सोर्स से आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं डेफिनेटली आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। आप उसको जो है वो ये CRAAP टेस्ट का पर्पज़ ये है कि आपको कंफर्म हो कि वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, करंट है, वो एक प्रॉपर जो है अथॉरिटी की तरफ से है, एक्यूरेट है, और उसका पर्पज़ कोई प्रोपेगेंडा करना नहीं है, उसका पर्पज़ इन्फॉर्म करना है। तो फिर अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपका जो भी आर्गूमेंट है आप वो मेक कर रहे हैं, दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अगर आप उस सोर्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना बहुत डेंजरस हो सकता है। यू डोंट नो कि वो रियल है भी है। शुमार CRAAP टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वही बात है कि जो खुद जनरेट कर रहे हैं और जो बात हुई, बिल्कुल लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी इज अ बेटर गूगल। हाँ हाँ। गूगल भी अपनी ऑप्शंस देता है आपको, आप ऑप्शन चूज करते हैं, बट चैट खुद ही जीपीटी आपको, आपको हाँ, सोर्स खुद नहीं ही बताता। करना गूगल सोर्स बताता है, चैट जीपीटी सोर्स नहीं बताता। तो है। जी। CRAAP टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में बताया, but आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एज एंटरप्रेन्योर लोगों को गाइड करने के नहीं, लिए देखिए ना, बताइए प्लीज। अगर अगर उसकी रेफरेंस नहीं होगी तो हम उस मॉडल को जो वैलिडेशन है वो फिर हमारे पास होगा नहीं कि ये कहीं टेस्ट हुआ हुआ है, तो हम ब्लाइंड होंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस केस है, कोई जिस तरह इन्होंने कहा लॉ था, लीगल केसेस थे, इसी तरह कोई बिजनेस चैलेंज है, कोई डिसीजन है, और हम उसको बेस कर रहे हैं कि फलाने वक्त में ये किसी ने किया था और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वी माइट बी ब्लाइंड और हम वी माइट बी मेकिंग अ डिसीजन। इसी तरह से अब ये देखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इस जगह पे नहीं हो रहा, इसका रिसर्च में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर किसी की रिसर्च है और वो रिसर्च का जो आउटकम है वो चेंज हो जाता है, तो उसके रिजल्ट्स में अगर ट्रायल्स हैं या कोई और ऐसी रिसर्च है जिससे कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो उसका आउटकम नहीं आता या उसके मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि जो डेटा जिस पे वो पिवट कर रहे हैं, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको वो इन्हिसार कर रहे हैं, वो अगर रेलिवेंट नहीं है और किसी अथॉरिटी ने उसको पीयर रिव्यूड, यानी उसको बहुत से लोगों ने उसको नहीं देखा हुआ, जांचा हुआ, और तमाम लोगों ने उसको पीयर्स ने, एक्सपर्ट्स ने उस शोबे के, उन्होंने उसको रिव्यू नहीं किया हुआ, वो पब्लिश्ड नहीं है डेटा, वो रेफरेंस्ड नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी एक्यूरेसी, अथॉरिटी और वो तमाम चीजें जो हैं वो रेलेवेंट नहीं रहती हैं। तो क्रैप टेस्ट के अलावा जनरली स्पीकिंग ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो अगर हम्म, असल जो इसका जो सारा जो दारोमदार है वो इस चीज पे है, जो आपने भी जिक्र किया कि क्या इम्तिहान पास करना ही मकसद है हमारे स्टूडेंट का। अगर इम्तिहान पास करने से उनकी जिंदगी में कोई फ्यूचर में कोई बेहतरी आ सकेगी, तो वो उनको नजर आना चाहिए कि बहुत से लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, सिर्फ काम उसी को ही मिलेगा, सिर्फ काम वही कर पाएगा, या वो प्रोडक्ट सर्विस उसी वक्त डिलीवर कर पाएगा जब वो चीज को समझता हुआ हो, जब उसको वो समझता हो, और उसी के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। और अगर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं
जो इन प्रिंसिपल्स को रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करें, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस है, ये तमाम चीजें करें तो उनके आउटकम्स भी बेहतर होंगे, उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग लिख भी रहे हैं कि ऐसे इसको जांचने के टूल्स मौजूद हैं, बिल्कुल। कई लोगों ने जिक्र भी किया, और मैंने भी पहले भी इस पे जब देखा था तो ये सब लोग वही लिख रहे हैं, लेकिन और भी आ रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो टर्नेटिन के नाम से, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस ये इट, भी बट हम दिस डिस्कस इज अ करते हैं नेक्स्ट प्लेगरिज्म उस पे इफेक्ट। जाके। ठीक। हाँ, तो इस तरह की और चीजें, टूल्स आ गए हैं जो will help in overcoming and enhance the academic experts to ensure that the students fall in line and they use this generative tool to enhance, brainstorm, maybe come out with new structures, ideas, patterns, analysis, do the brunt work, बोरिंग और लेबोरियस वर्क वो आप वो खत्म कर लें, बट जहाँ एनालिसिस, आपकी जहां पर क्रिटिक, ये तमाम चीजें आती हैं, तो उसमें लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं, एथिकल इश्यूज भी आते हैं, इंटेग्रिटी के भी इश्यूज आते हैं। जब ये चीजें आप लूज कर जाएंगे तो आप लॉन्ग रन में अपने काम में कहीं पे भी दुनिया में होंगे, पाकिस्तान में या बाहर, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो दैट इज द की प्रिंसिपल वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इस टॉक से हमारे सुनने वाले जो शामिल हैं या देखने वाले, वो अगर ये चीज टेक होम कर दें कि यू will maybe bypass some shortcut, but eventually you will lose in the long run. So this is the take home I would really impress upon. और आप दोनों के गुफ्तगू से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप एज ए स्टूडेंट, आप अगर विदाउट ऑथेंटिकेशन उसको चेक किए बगैर अगर आप चीज को कोट कर देंगे ना, तो आप पास भी नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि अनलेस के जो पेपर चेक हो रहे हैं वो भी चैट जीपीटी से चेक हो रहे हैं। तो जाहिर बात है, अगर प्रोफेशनल जो भी चेक करे उसको तो पता है ना। तो अगर आपको ऐसी चीज कर भी देंगे तो आप सक्सीड नहीं करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी मैं यहाँ पे एक छोटी सी ऑथेंटिसिटी चीज चेक ऐड करें। कर जी जी प्लीज। मैं यहाँ पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ डॉक्टर शिमाइल के पॉइंट से रिलेटेड, कि मेरे ख्याल में इसमें ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लर्निंग की किस स्टेज पर हैं। लेट्स से कि अगर आपने अभी अभी बीएस स्टार्ट किया है और आप अभी इनिशियल सेमेस्टर्स में हैं, तो आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंक्रीट वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आप प्रोग्राम लिखना जो है वो लर्न करना चाह रहे हैं। मैं अपनी क्लास में अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि आप प्रोग्राम लिखना तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप अपने हाथ से प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। इट्स लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। जब तक आपने खुद से बैठ के साइकिल नहीं चलाई और आप गिरे नहीं है, तब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आई। बिल्कुल इसी तरह आप प्रोग्राम लिखना नहीं सीख सकते जब तक कि आप उसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब आप उस थिंकिंग प्रोसेस से नहीं गुजर रहे, तो वो जो जितना लर्निंग का फेज था वो आपने मिस कर दिया। अब अगर आप इन केसेस में यहाँ पर शॉर्टकट लेना शुरू कर देंगे, तो दैट वुड बी रियली डेंजरस। आपने वो पूरी जो लर्निंग की जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको मिस कर दिया। हाँ, लेटर स्टेजेस पे, लेट्स से कि आप थीसिस पे काम कर रहे हैं और आप किसी एक आर्टिकल है जो कि आप उसको समराइज करना चाह रहे हैं, आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है और आप उसको ब्रीफली कहीं मेंशन करना चाह रहे हैं, आप एआई टूल्स की हेल्प से उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेटर ऑन में इसके बारे में हमारा शायद नेक्स्ट पॉइंट यही है, इससे रिलेटेड ही है, तो मैं इस पर थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा उस वक्त। लेकिन अगर आप अपनी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम स्टूडेंट्स हैं, हम भी एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो सीखने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। आपको उसके पूरे लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज आपने वो फिर चीज मिस कर दिया, आप उसमें से आप वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जो करना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो हमने जो सब टॉपिक है, प्रिंसिपल्स टू यूज जनरेटिव एआई फॉर थीसिस एंड रिसर्च। ये चैट जीपीटी तो एक टूल है, एआई तो बहुत ह्यूज कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू यूज, जो एआई टूल्स हैं अपने थीसिस और रिसर्च के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन पे आएंगे कि क्या क्या अवेलेबल है। तो इस पर थोड़ी सी गाइडेंस आप प्लीज दीजिएगा कि जो जनरेटिव एआई टूल्स हैं रिसर्च और थीसिस के लिए कहाँ कैसे यूज किया जा सकता है। चैट जीपीटी तो एक छोटा सा हिस्सा है एआई का, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जनरेटिव टूल्स में अगर हम थीसिस लिख रहे हैं या रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, तो मोस्टली हम चैट जीपीटी से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं।
और अल्टरनेटिव्स हैं लेकिन दे आर वेरी सिमिलर, जो कि उनका पर्पस यही है कि वो किसी प्रॉम्प्ट के रिप्लाई में आपको कुछ प्रोड्यूस करके, टेक्स्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस काम के लिए यूज करना चाह रहे हैं। अगर तो आप राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं, कोई आर्टिकल राइट कर रहे हैं, जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग फेज, जिसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अपने वैलिडेट कर लिया है, उसके बाद आपने अपनी जो अप्रोच थी उसको आपने यूज करते हुए कोई एक चीज डिवाइस कर ली है जिस जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। अब आपने सिर्फ उसके बारे में राइट करना। तो राइटिंग में जो एआई टूल्स हैं दे कैन बी हेल्पफुल, आई वॉन्ट से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, लेकिन दे आर हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा और आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखना चाहते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो रीडर को दे। तो उसके लिए अगर आप एआई टूल्स यूज करते हैं तो दे कैन डू दैट वेरी वेल। वो आपको एक ही पैराग्राफ मुख्तलिफ शक्लों में लिख लिख के दिखा सकते हैं, और इवेंचुअली अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं टू इंक्लूड इनटू योर डॉक्यूमेंट। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि मेरे ख्याल में यूजफुल है। इसके अलावा जो काम ये जो बेसिक काम ये कर सकते हैं एआई टूल्स, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर साइंसेस की बात करें और आप प्रोग्रामर हैं और आप किसी एक लैंग्वेज से फेमिलियर हैं और आप उसमें प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, और किसी वजह से आपको वही चीज किसी दूसरी लैंग्वेज में करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप अपने उस पीस ऑफ कोड को बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। तो जो लोग इन चीज़ों को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, फॉर दोज पीपल सच टूल्स कैन बी रियली हेल्पफुल, कि आपको एक नई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। आप इस टूल को यूज़ करते हुए आप उसको कन्वर्ट करके अपनी फेमिलियर लैंग्वेज में जो है वो कर सकते हैं। बाय द वे, कोडिंग के लिए एआई टूल्स जो हैं दे वर्क वेरी वेल। उसकी वजह ये है कि जब जिस डाटा पे ये ट्रेंड है, उसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत एक बड़ा पार्ट उसका कंप्यूटर प्रोग्राम्स का है, और उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो रिपॉजिटरीज हैं जिनके ऊपर टेराबाइट्स ऑफ डाटा पड़ा हुआ है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो जब उन प्रोग्राम्स को यूज करते हुए जब इसकी ट्रेनिंग हुई है, तो प्रोग्राम लिखने के बारे में ये जो एआई टूल्स हैं दे आर रियली गुड। दे कैन, आप इसको सिंपल प्लेन इंग्लिश में बताएं कि मुझे इस चीज के बारे में प्रोग्राम लिख के दो, तो ये आपको 80-90% करेक्ट प्रोग्राम लिख के कोड की शक्ल में आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में दे देगा। उसके बाद अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ जो बेसिक टास्क जो कि आपको करने पड़ते हैं अपने काम में करते हुए, एआई टूल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। शमील प्लीज इसके ऊपर कि जनरेटिव एआई टूल्स थीसिस और रिसर्च के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए जब सब डिटेल बता दी, बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज वैल्यू ऐड करें इसमें। जी, बात वही है कि जो रिसर्च करने वाला है उसको अपने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसी को भी बिल्ड करता हूँ कि उसने प्रिसीजन देखनी है, उसने एक्यूरेसी देखनी है, उसने फेयरनेस देखनी है। ये क्राइटेरिया है, यानी कि अगर उसने अपना आइडियाज लिखे, आर्किटेक्चर बनाया, आइडियाज लिखे, उसकी क्रिटिक लिखी, उसको अब रीफ्रेज करने के लिए भी बहुत से लोग शेयर भी कर रहे हैं हमारे इस पे, हमारे चैट पे, कि इसमें ऐसे बहुत से टूल्स मौजूद हैं जो आप रीफ्रेज कर देता है उसको। चैट जीपीटी भी कर सकता है, लेकिन और भी एआई टूल्स मौजूद हैं और आ भी रहे हैं जो रीफ्रेज कर देता है, उसकी टोन को सेट कर देता है। आप कहते हैं कि उसकी टोन को चेंज कर देते हैं, तो आइडिया ओरिजिनली। बात यह है कि प्लेजरिज्म का जो बेसिक डेफिनेशन यही है कि आपको साइट करना है। आपको, अगर आपने कहीं से हेल्प ली है तो आप उसमें फिर यू हैव टू मेंशन कि यू वर यूजिंग दीज टूल्स फॉर दिस पर्पस, फॉर इनहेंसमेंट, फॉर टोन चेंजिंग, व्हाटएवर। आपको जैसे जैसे वो जो टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं उसकी साइटेशन, एक तो टिपिकल थी कि जहां आप जर्नल्स की देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये एक एलिमेंट है जो इसका अब जिक्र आ रहा है। दूसरा, ऐसे टूल्स भी आते जा रहे हैं जो आपको साइंटिफिक लिटरेचर और पर्टिकुलर डेटा को साइंसी बुनियादों पे, यानी जो इन तमाम पैरामीटर्स को पूरा करता हो लिटरेचर के रिव्यू के मुताबिक, उनकी पब्लिकेशंस, उनकी साइटेशंस, उनकी तमाम जिसको रेफरेंस मटेरियल्स हैं जो आप लिख सकें, रेफर कर सकें, वो भी टूल्स आते जा रहे हैं।
तो I think there is going to be a division where a lot of that will enhance further. देखना अब ये होगा कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं और जो इसको चेक करने वाले हैं वो फिर अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें। स्टूडेंट्स की हद तक मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट होगा कि दे utilize these tools, but they take into the criteria of fairness, of accuracy, of making sure that they are following the general guidelines of educational institution. So as long as they are following those guidelines, they are the best judges, and then the teachers and all those will obviously be also putting in those boundaries. I think this should be led by the teachers more than the academic institutions, because I'm sure कि वो यूजर्स हैं और वो रैपिडली इसको खोज भी रहे हैं, तलाश भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि अगर आप इसको देखें कि जैसे जैसे ये मामला होगा और प्रोड्यूस होगा, मवाद प्रोड्यूस होगा, क्या जैसे ही लोग इसमें अपनी इनोवेशन, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म कर देंगे, तो फिर बिल्कुल एक यकसा सा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, कोई आपकी पहचान नहीं रहेगी। नतीजतन आपको अगर किसी ने मार्क भी करना है तो आपको किस बुनियाद पर ज्यादा मार्क मिलेंगे? आपको कहीं ना कहीं अपनी एनालिसिस और अपनी इंडिविजुअलिटी उसके अंदर वो झलक उसी वक्त आएगी जब आप उसके अंदर वो चीज डालेंगे और वो सोच डालेंगे। मेनली इट कैन असिस्ट यू, वो आपके दिमाग पर प्लेस नहीं कर सकता, दिमाग आपने अपना यूज करना है। चलिए इसके टॉपिक से इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। डॉक्टर उमर, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एआई टूल्स, एक कौन से एआई टूल्स अवेलेबल हैं और उनका एक ब्रीफ से कंपैरिजन जरा बता दें ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि एआई टूल्स कौन, जनरली तो चैट जीपीटी तो लोगों को पता है, और कौन से टूल्स अवेलेबल है, उनका कंपैरिजन के पर्पस क्या है या उनका किस तरह हम कंपेयर कर सके कि ये इस काम के लिए बेहतर है या ये इस काम के लिए करता है, थोड़ा सा इसको प्लीज गाइड करते हैं। एआई टूल्स बहुत सारे हैं, और अगर हम चैट जीपीटी के सिर्फ अल्टरनेटिव्स की बात करें तो तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने सिमिलर अल्टरनेटिव्स लेके आ चुके हैं। मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था कि चैट जीपीटी टाइप टूल्स जो हैं वो किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड हैं, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हुए हैं और वो उसको लेके तो मार्केट में आ रहे हैं। सो जो बार्ड एआई के नाम से एक टूल है जो कि गूगल की तरफ से है, और ये उनका एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि लेमडा के नाम से है, ये उस पर बेस्ड है। तो ये भी चैट जीपीटी से मिलता जुलता एक टूल है, और लोगों ने इसको कंपेयर भी किया हुआ है। आपको स्टडीज मिल जाएंगी जो कि डिफरेंट चैट जीपीटी अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हुए अपना आर्गुमेंट बनाते हैं कि कुछ टास्क पे एक टूल बेहतर है, कुछ टास्क पे दूसरा टूल बेहतर है। तो मेरे ख्याल में जो चीज हम किसी एक टूल के बारे में कह रहे हैं वो बाकी तमाम टूल्स के लिए भी वैलिड है। तो दे आर वेरी सिमिलर, सिर्फ ये है कि किसी खास किस्म के टास्क पे कोई एक टूल बेहतर परफॉर्म करेगा और दूसरा नहीं करेगा। कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं, कुछ कंटेंट राइटिंग में ज्यादा अच्छे हैं। तो और फिर ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बेंचमार्क बन चुकी है। इनकी परफॉर्मेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। जो कंपनीज ये प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी कोशिश है कि इसकी परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करें विद टाइम। तो अब जो जीपीटी मॉडल्स हैं वो उसकी नई जनरेशन आती जा रही हैं, 3 आया, 3.5 आया, 4 आया, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी परफॉर्मेंस कुछ टास्क पे एक्चुअली खराब होती जा रही है। और उसकी वजह शायद ये है कि जब लोग इससे इंटरेक्ट करते हैं इन सिस्टम्स के साथ, तो ये जो इंटरेक्शन है इसको भी अपनी लर्निंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो उसकी वजह से इसका जो इसकी जो ट्रेनिंग है वो अफेक्ट हो रही है। और एक मैं रिसेंट स्टडी देख रहा था कि उसने चैट जीपीटी की परफॉर्मेंस कंपेयर की थी मार्च से लेके जून तक, एंड इट कंक्लूडेड कि इसकी परफॉर्मेंस कई टास्क पे 90% से 50% पर आ गई, क्योंकि विद टाइम जो है वो इसकी जो ट्रेनिंग है वो उससे अफेक्ट हुई इंटरेक्शंस की वजह से या किसी और वजह से, and eventually it started making lots of mistakes. So alternatives हैं but they are very similar. So हम किसी को पिक नहीं कर सकते कि ये जो है ये पिक हमारे लिए बेहतर रहेगा, या it may do a few things in well better than others, but still they are very similar. ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा कि वो डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं शायद। ठीक है खुरम, मैं डॉक्टर इसी शुमाइल, बात को जी 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 डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, अब इसमें यानी कि
आई एम श्योर कि लोगों की एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, वो रिव्यूज भी लिखेंगे, लेकिन जब इसको आप सर्च करते हैं तो इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू के लिए अलग हैं, कोई किसी ने डेटा एनालिसिस या विजुअलाइजेशंस करने हैं उनके लिए अलग हैं, किसी ने साइटेशंस करने हैं, तो वो फिर जो पुराने रेलेवेंट और पुराने ब्रांड्स थे मुख्तलिफ चीजों के, उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ उसको क्लब कर दिया है। अगर पीडीएफ था तो उसने क्लब कर दिया है, अगर कोई और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर थे तो उन्होंने क्लब कर दिया है, अगर वर्ड था तो उसमें कर दिया है, अब को पायलट के तौर पे आपके माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो उसको जनरेट कर दिया है, और आपकी विंडोज की स्पेस के अंदर वो साइट पे आ रहा है, एंड इट इज ऑल। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टास्क द स्टूडेंट वांट्स टू डू, क्योंकि जाहिर बात है स्टूडेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी हैं, उसके क्रिएटिव टाइम के अलावा दूसरे बहुत सी चीजें, रिसर्च के अलावा बहुत से टास्क हैं, तो उन टास्क के मुताबिक उनको वो टूल्स चूज करने पड़ेंगे और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जांच के देखना पड़ेगा, और अगेन जो क्राइटेरिया हमने शुरू में डिस्कस किए उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा, जो इवेंचुअली एजुकेशनल क्राइटेरिया के मुताबिक हो। ठीक है, एक्सलेंट टीम। आप क्वेश्चन आंसर्स के साथ तैयार हैं तो प्लीज स्क्रीन शेयर करें। नुमान प्लीज स्क्रीन शेयर करवाएं क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ताकि हम अपने दोनों लर्नेड स्पीकर से कहें कि उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें जो लोगों के क्वेश्चन हैं। ओके सर, ओके। चार्ट्स करें। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन हैं। राशिद नासिर साहब ने कहा, इन करंट मॉडर्न एरा शुड वी यूज एआई टूल्स इन अवर रिसर्च वर्क एज वर्ल्ड ग्रो वेरी फास्ट विद दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वैसे तो ये डिटेल में डिस्कस हो चुका है, तो डॉक्टर उमर आप इस पर्टिकुलर सवाल का कोई जवाब देना चाहता कि राशिद साहब की गाइडेंस हो जाए। हमने ये काफी डिटेल में डिस्कस किया, और अगर मैं जी इसको बिल्कुल हो चुका बिल्कुल है, समराइज करूं तो हम यही हो कहेंगे कि चुका है। आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने बेसिक काम खुद कर लिया है और अब आप सिर्फ उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं कि आप स्टार्ट से ये कोई चीज आपको बना के दे दे, तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट एथिकल, एंड आल्सो दैट्स नॉट व्हाट यू वुड लाइक टू डू। और इट्स नॉट नथिंग गारंटेड ना, इसलिए कि आप रिफाइनमेंट के लिए जैसे आपने कहा यूज कर सकते हैं। अगर आप बेस ही उठाएंगे और वो बेस कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, इसलिए कि एआई कोई दिमाग नहीं है, वो डेटा बेस के ऊपर रिलायंट है, तो सही है। डेफिनेटली उसका फायदा नहीं होगा जी। मारिया भुट्टो साहिबा का क्वेश्चन है, ड्यू टू दिस एडवांसमेंट स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड थिंकिंग क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली, हाउ शुड अ टीचर डील विद दिस। शमाइल प्लीज आप इस पर्टिकुलर उसको जरा कीजिएगा। देखिए बात यह है कि टीचर्स को दे नीड टू शेयर विद देम कि अगर एवरीवन पुट्स इन द सेम प्रॉम्प्ट्स, they are going to get similar or almost similar responses. So then there will be no individual creativity or individuality of the student, जहां पर क्रिएटिव काम करने की जरूरत है। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि नई चीज आ गई है, लेकिन जब आप 50 बच्चे हैं और अगर वो तमाम लोग जो हैं वही प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, मिलते जुलते प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, तो उनके रिस्पॉन्सेज वो मिलते जुलते आएंगे। तो आई थिंक by sharing the results and the responses, the teachers need to clarify to the students how to use it, बजाय इसके कि वो खाइफ हो कि हम इससे खौफजदा होके कि इसको बंद करने की कोशिश करें। और इसको आई थिंक engagement is the tool. We need to engage with our students as faculty and really need to discuss and lay out, जिसे कहते हैं bring it out in the open, bring it out in the open and discuss। यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या होंगे, किस तरह से जांचेंगे, हम किस तरह, टीचर्स कैसे देखें, स्टूडेंट्स कैसे देखें, कैसे इस्तेमाल करें और कौन कौन से एस्पेक्ट्स देखें, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें क्लैरिफाई भी होंगी और फिर आने वाले वक्त में उनके आउटकम्स के अंदर उनको नजर आएगा कि इट विल बिकम डिफिकल्ट बिकॉज देन इट इज इन दी ओपन। लेकिन अगर हम इसको दबा देंगे कि नहीं 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 इसको बंद कर देंगे और सख्ती के साथ और वो कि जी बस ये, तो वो फिर ये मसला हल नहीं होगा। पीपल विल कीप ऑन डूइंग इट। तो मुझे ये लगता है कि दैट इज अ मोर proactive way to approach this. Exactly. It's not harmful unless कि इसको गलत इस्तेमाल किया जाए। नादिया अहमद साहबा पूछती हैं, should institutes launch courses to make productive use of AI as a tool in the teaching and learning? डॉक्टर उमर आप अकेडमी से ताल्लुक है, तो क्या ऐसी चीजें लॉन्च हो भी चुकी होंगी, हो सकता है, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे क्या इंस्टीट्यूट ऐसे कोर्स करवा रही है या जरूरत है कि बेस्ट आउट ऑफ इट इसको लिया जाए, कैसे गाइड किया जाए, इसको फॉर्मल कोर्सेज की जरूरत है, क्या होना चाहिए?
देखिए, मेरे ख़्याल में तो ये जो है ना वेरी करता है। अभी कोई इसके बारे में कोई ऑफ़िशियल पॉलिसी जो है वो मेरे नोटिस में नहीं है कि कोई करिकुलम का पार्ट ऐसे कोर्सेज़ बन चुके हों किसी भी प्रोग्राम के जो कि इस बारे में डिस्कस करें। इंडिविजुअली हम इसको डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस में और डेफ़िनेटली करते हैं क्योंकि हम इस सिचुएशन को रेगुलरली फ़ेस करते हैं कि जब हम स्टूडेंट्स को कोई टास्क देते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन जो है वो मिलती है जो कि एआई टूल से जनरेट हुई होती है और हम रेगुलर बेसिस पे इसको क्लास में डिस्कस करते हैं और बात वहीं आ जाती है कि अगर तो आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप उठा सकते हैं लेकिन डोंट यूज़ दीज़ टूल्स टू रिप्लेस द एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस जिसके लिए आप एक्चुअली यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो आपने इतनी एफर्ट की, आपने यूनिवर्सिटी में आए सिर्फ़ इसलिए कि आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल सके लर्न करने के लिए। और वो सब चीज़ें आपके लिए सेट करके दी गई, आपको इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया गया, आपको टास्क प्रोवाइड किए गए। अब आप द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप उस टास्क को खुद से करें ताकि आप जो है वो उससे फ़ायदा उठाएँ। तो ये हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। कोई किसी करिकुलम का पार्ट मेरे नोटिस में नहीं है कि ये ऑलरेडी बन चुके हों। शराफत अली और गुलाम सादी साहब का क्वेश्चन है, इफ चैट जीपीटी सजेस्ट अ बुक और जर्नल कैन वी यूज इट फॉर एनी रिसर्च वर्क? देखिए, अगर आप लोगों ने सेशन सुना है तो चैट जीपीटी जो है वो डेटा को प्रायोरिटाइज कर रहा है, वो उसको सीक्वेंस कर रहा है, वो इस तरह रिकमेंडेशन देता ही नहीं है कि आप उससे पूछें कि विच बुक इज गुड, तो वो जो भी नंबर सीक्वेंस या कुछ आएगा उसके नाम से कोई ना कोई नाम डेवलप नाम प्रेजेंट कर देगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जो हमने CRAP टेस्ट की बात की है, कि आप उससे वेरीफाई जरूर करें कि वाकतन है। आप चैट जीपीटी के ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते। मे बी वो आपको उसने गलत रिकमेंड किया हो, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कि वो खुद को दिमाग नहीं है, वो डेटा से उनको सीक्वेंस क्रिएट करता है और उसके इसके हवाले से जवाब देता है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी, आप ठीक कह रहे हैं। या अगला सवाल सिवाब सलीम, इन दिस न्यू एरा शुडंट वी लर्न एट हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी एंड सेव अवर टाइम? डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुमाइल, आप इसको प्लीज रिप्लाई करें अगर। जी देखिए, मैं तो खुद इस चीज को कह रहा हूँ कि इससे जो आपका लेबोरियस काम है वो हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या उसके एस्पेक्ट हैं काम के, वो आप कर सकते हैं। मसलन अभी फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे, जहाँ क्रिएटिविटी है, जहाँ क्रिटिक है, वो चीजें तो ओरिजिनलिटी चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपको उसको स्टैक करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको कोई और उसमें से रन करना है, जिससे आपका वो काम, आपको बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर, वहां पर उसकी यूटिलाइजेशन है और उसकी एप्लीकेशन है। और वो कोई मना नहीं करेगा, बिकॉज वो ऐसा काम नहीं है कि जिसके अंदर कोई वो, मतलब इट्स रिक्वायर्ड टास्क। तो ये इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली यूज होने चाहिए। मेरे ख्याल से एक पॉलिसी इशू है कि ये, इसको डेफिनेटली पॉलिसी मेकर्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे और फिर मे बी इंटरनेशनल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल को डिस्कस करना चाहिए। और इसको फिर इसके प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्सेज तश्कील देने चाहिए, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि इट कम्स आउट इन द ओपन एंड थिंग्स आर क्लैरिफाइड हाउ टू यूटिलाइज दिस। जितनी देर तक हम इसको अनएंडेड छोड़ेंगे, तो ये इसी तरह से यूज होता रहेगा और फिर किसी वक्त आके इसके जो नेगेटिव एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स हैं वो सामने आएंगे, और फिर हम एक पॉलिसी इमरजेंसी में बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि प्रोएक्टिवली policy makers should really look into it. Universities, rectors, and VCs, other people should look at it at the policy level and really try to address this so that students are not ambiguous how to use this. मुझे तो ये लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब। शहजाद अहमद साहब शराफत अली और गुलाम साहब से पूछते हैं, कैन टर्न इट इन डिटेक्ट एआई टूल्स लाइक अ वर्ड ट्यून एंड क्यूलबॉट पर्टिकुलरली? डॉक्टर उमर प्लीज, अगर इसको टेक्निकल क्वेश्चन है तो। राइट। टर्निटिन जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो प्लेजरिज्म डिटेक्ट करना था और उस वक्त में प्लेजरिज्म डिटेक्ट करना आसान था। ऑल इट हैड वाज अ बिग रिपोजिटरी जिससे ये आपके जिस कंटेंट को आप चेक करना चाहते हैं उससे मैच करता था और आपको प्लेजरिज्म बता देता था। अच्छा, एआई की वर्ल्ड में थिंग्स हैव चेंज। डॉक्टर शुमाइल ने पहले जिक्र किया कि ऐसे टूल्स हैं जो कि एआई डिटेक्ट करते हैं, तो एक्चुअली बहुत सारे टूल्स हैं जो कि एआई डिटेक्ट करते हैं।
और अगर आप इसको सिंपली गूगल करें तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। और कंपनीज लाइक टर्निटी ऑफ कोर्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि इनका प्लेजरिज्म डिटेक्शन जो है वो फॉर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो बहुत यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि अब जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एआई टूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स देंगे तो ये तमाम प्लेजरिज्म डिटेक्शन वाले सॉफ्टवेयर्स अब मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि दे कैन डिटेक्ट, दे शुड बी एबल टू डिटेक्ट एआई जनरेटेड कंटेंट। और ये एक बहुत हॉट एरिया ऑफ रिसर्च है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, कि आप एक्चुअली डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि कोई कंटेंट एआई जनरेटेड है या नहीं है। और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसको सिर्फ इसके लिए डिजाइन है। तो आप सिंपली अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी जो कि ये काम करते हैं। हाउ गुड दे आर, ये दैट इज डिबेटेबल, लेकिन जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, क्योंकि वो खास तरीके से जनरेट होता है, तो उसको डिटेक्ट करना एक मशीन के लिए, एक एआई मॉडल के लिए निस्बतन आसान है। तो आई थिंक इन अ फ्यू इयर्स ये जो टूल्स हैं ये बहुत बेहतर हो जाएंगे, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो ये जनरेशन है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी, तो ये चलता रहेगा, कैट एंड माउस वाली गेम जो है ये चलती रहेगी। ठीक है। फरमान अली साहब का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी राइट रिसर्च आर्टिकल्स टू प्रोडक्ट प्रोडक्शन। रिसर्च करें, अपने आर्टिकल्स खुद लिखें जी, आप अपनी मेहनत करके लिखें। प्रोडक्टिज्म जब होता है जब आप किसी और का डाटा, किसी और का स्टाइल कॉपी करते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे, सीखेंगे और खुद अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो आपको डर नहीं होना चाहिए। इरशा कुरैशी, एनी रिकमेंडेड टूल फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, एनी कंप्यूटर कोड के लिए? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब पूछना चाह रही है, डॉक्टर उमर, इरशा कुरैशी, एनी रिकमेंडेड टूल फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। मेरे ख्याल, मुझे लगा ये कि शायद क्वेश्चन रिकॉर्डिंग की बात कर रही है शायद। कोडिंग की बात कर रही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर क्लियर नहीं नहीं है, है। चले मेरा ख्याल है कि वो शायद चलिए नहीं, मुझे चले कोई छोड़ आइडिया दें, नहीं है कि क्या ठीक है, पूछना इसलिए चाह टाइम रहे और बस का, मैं आगे चलते हैं। तो ये बार साहब ने पूछा हुआ है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एआई इन पाकिस्तान, इज इट सूटेबल प्रोग्राम फॉर अ स्टूडेंट हु इज आल्सो स्टडीइंग एन ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम फ्रॉम द यूके। तैयब इरफान साहब, हमने बहुत डिटेल में इसको अपने प्रोग्राम में किया, स्टिल मैं डॉक्टर शुमाइल से कहूंगा, डॉक्टर शुमाइल मुख्तसर से जवाब देते हैं, टाइम देखिए हमारे पास थोड़ा कम है, जी कि बिल्कुल। एआई का स्कोप पाकिस्तान में क्या है, ये तो आपने देखना चाहिए। एआई एआई जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं आया ना, वो इतनी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टूडेंट्स वहां भी पढ़ रहे हैं वहां भी आया, तो वहां भी यही चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्लेजरिज्म को बहुत सीरियसली लिया जाता है वहां पर, और अगर कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ रहा है और यहाँ से ऑनलाइन पढ़ रहा है, यूके की यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ रहा है, तो उसको तो बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। तो वो शुड एड्रेस दैट विद द हेल्प ऑफ देयर प्रिसेप्टर्स एंड देयर ट्यूटर्स, how to use these tools. But as I said, plagiarism happens when you are not citing it. Agar if you pick up an idea or something like this and you have a reference and you give a reference, then it obviously is not an issue. Problem यही होती है कि you cannot say that this was my idea. So that is the problem. So as long as you're following the rules, the same rules that applied in the past will apply to you. Using these tools, you can use them for all the other aspects which are non-creative. Creative के अंदर अगर आप लाते हैं तो then you can cite it, but you must discuss it with your professors and what is the policy of the university. They might have a different policy as far as your course is concerned. चलिए जी, मेरे ख्याल में इसको टॉपिक काफी डिटेल हो गया, क्लोज करते हैं आज के सेशन को। और देखें ऑडियंस, आपको आज बड़ा ही एक लर्नर किस्म का हमारा सेशन रहा, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चैट जीपीटी है क्या, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कैसे करना है। आप उस पर 100% रिलाय, इस तरह अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, आपने काम करना है। अगर आप खास तौर पर एज ए स्टूडेंट, पढ़ना आपने है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। आप अपने काम को रिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अंदाजे बयां आपने उसको डिटेल करना है, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। बट मेन कॉन्सेप्ट में शॉर्टकट ना करें, जिसलिए कि जहां भी शॉर्टकट होता है वहां कहीं ना कहीं कोई चीज आप मिस कर जाते हैं। और वो जो चीजें, जो एक प्रोसेस है ना पढ़ने का, लाजमी नहीं कि आप रट्टा लगाएंगे, जो चीज आपने एक बार पढ़ ली वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जगह बना जाती है। तो आप अपने काम को निखारने के लिए, आपका कहीं हेल्प है, इंग्लिश की हेल्प है और चीजें हेल्प है, आपने उसको एलाबोरेट करना है, तो आप उसके लिए तो जरूर इस्तेमाल कर लें, बट अपने दिमाग के साथ उसको देखें और उसको पढ़ें। और क्रैप टेस्ट जो है, CRAAP टेस्ट इज राइट, उससे डाटा वेरीफाई करें। इसलिए कि देखें, बहुत दफा ऐसा होता है, मैं एक छोटी मे बी नोट राइट एग्जांपल, के हदीसें कोट होती हैं तो रेफरेंस मांगा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई रेफरेंस दे ना, तो उस
को चेक करना, वरना लोग ब्लफ भी कर देते हैं। तो सोचिए उस चीज के लिए लोग ब्लफ कर जाते हैं, तो बाकी चीजों के लिए तो किसी को आप दोष ठहरा ही नहीं सकते ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है चैट जीपीटी के और एआई टूल्स के हवाले से कि आप उन पे रिलाय मत करें, आप उनको हेल्प लें एज ए असिस्टेंट। वो असिस्टेंस कर सकते हैं, चीजों को रिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली डॉक्टर शमाइल ने जैसे कहा कि लेबोरियस काम को आप उससे करवा लें, ठीक, वो हाँ टाइम बचाए, जाहिर बात है टूल आया और नया इस न्यू नॉर्म बनता जा रहा है एआई के यूज, बट उसके ऊपर आप अपना दिमाग जरूर यूज करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और फिर उसको यूज करें, ताकि जो आपका कंटेंट है वो आपका और आपको उसको फायदा हो। वरना आप कर जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा बाद में लाइफ में। आप जो आपका पढ़ने का प्रोसेस होता है, जो उम्र है सीखने की, उसमें आप वो चीज मिस कर जाएंगे। कंक्लूड करते हैं डॉक्टर उमर, जस्ट एक लास्ट मैसेज कंक्लूड करने के लिए आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए। मैं अपने स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जिस पर्पस के लिए आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की है, ऑफ कोर्स आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि सीखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और इन जनरल आप किसी भी एक्सपीरियंस आदमी से पूछेंगे तो आपको ये बताएगा कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पेन से गुजरना पड़ता है, ओनली देन यू एक्चुअली सक्सीड। तो शॉर्टकट ना लें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मेहनत करें, किसी ना किसी दिन आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से ये बात कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर शमाइल, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी देखिए, आपका नाम जो है वो हर जो भी काम आप कर रहे हैं उससे मुंसलिक है, और आपका नाम जो है वो लॉन्ग रन में वही है जो आगे चलेगा। ये ग्रेड्स और ये चीजें खत्म हो जाती हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी नॉलेज और लर्निंग की अहमियत है। इन टूल्स को अपने काम को बढ़ाने के लिए, फास्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपने नाम को और अपनी जो इंटेग्रिटी है, अपनी एथिकल और लीगल जो आपकी सारी वो चीजें हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आपके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, और यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो द फाइनल वर्ड इज योर वर्ड, एंड यू हैव टू चेक वट एवर पासिस थ्रू यू। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर उमर साहब, डॉक्टर शमाइल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया अटेंड करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ लर्न करेंगे, और इंशाल्लाह अगले 27वें वेबिनार के साथ हम नेक्स्ट मंथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।